भारत के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो हिम्मत और बलिदान की मिसाल बन गए हैं, और उन्हीं में एक हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। हमारे पास उनके जीवन पर और हाँ, 1857 के संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी, इस पर कई स्रोत हैं। कुछ जीवनियां हैं, विष्णुपंत गोडसे का एक काफी दिलचस्प लेख है, और सुभद्रा कुमारी चौहान की वो अमर कविताएं तो हैं ही जी। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए रानी लक्ष्मीबाई के उस असाधारण जीवन को, उनके जज्बे को, उसे समझने की कोशिश करते हैं जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। हाँ बिल्कुल। देखिए, उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। जन्म काशी में हुआ। माँ का देहांत जल्दी हो गया था, तो पिता थे मोरोपंत तांबे, उन्होंने ही पाला पोसा। अच्छा। और खास बात यह थी कि उन्हें सिर्फ पढ़ाया लिखाया नहीं, बल्कि जैसे घुड़सवारी है, तलवारबाजी है, ये शस्त्र कौशल भी सिखाए गए। ये दिलचस्प है। फिर 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई, और तब नाम मिला लक्ष्मीबाई। हाँ, पर जैसा अक्सर होता है जीवन में मुश्किलें भी जल्दी आ गईं। 1851 में बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। सही। फिर उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। हाँ, और ये गोद लेने की जो प्रक्रिया थी ना, वो बाकायदा ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में हुई थी। मतलब गवाह थे वो लोग। अच्छा, ताकि आगे कोई सवाल ना उठे। बिल्कुल यही सोचा गया था। लेकिन 1853 में जब राजा गंगाधर राव का निधन हुआ, तो अंग्रेज वो अपनी बात से पलट गए। उन्होंने दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से वो टकराव शुरू हुआ। जी, यहीं से वजह बनी लॉर्ड डलहौजी की वो कुख्यात हड़पनी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे कहते हैं। ये क्या थी असल में, थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये देखिए, इसके तहत अंग्रेजों का कहना था कि अगर किसी राजा का अपना मतलब सगा बेटा नहीं है, पुरुष वारिस नहीं है, तो गोद लिए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। ओहो। और वो रियासत वो सीधे अंग्रेजी राज में मिला ली जाएगी। और झांसी के साथ भी यही करने का फैसला हो गया। तो जब रानी को ये बताया गया होगा। हाँ, 7 मार्च 1854 की बात है। मेजर एलिस था, उसने रानी को ये फरमान सुनाया, और तब रानी का वो ऐतिहासिक जवाब आया, मेरी झांसी नहीं दूंगी। क्या बात है। और फिर 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़की। हाँ, जब वो आग फैली तो झांसी भी एक तरह से आजाद हो गई और रानी ने बागडोर संभाली। पर ये आजादी ये ज्यादा टिक नहीं पाई। नहीं टिकी। नहीं। अंग्रेजों ने सर यू रोज को भेजा एक बड़ी सेना के साथ कि जाओ झांसी पर कब्जा करो। मार्च 1858 में उसने किला घेर लिया। रानी ने खुद मतलब किले की दीवारों से अपनी सेना का नेतृत्व किया। जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन करीब 11-12 दिन के बाद कहते हैं कुछ गद्दारों की मदद मिल गई अंग्रेजों को, और वो किले में घुस आए। और यही वो सीन आता है जो इतिहास में एकदम छप गया है, रानी का किले से निकलना। बिल्कुल। वो रात घमासान लड़ाई चल रही थी। अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा, करीब 200 भरोसेमंद घुड़सवार साथ लिए, और जय शंकर का नारा लगाते हुए वो अंग्रेजों की घेराबंदी को चीरती हुई किले से निकल गईं। अविश्वसनीय। पर इस कोशिश में उनके पिता मोरोपंत वो पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। सोचिए क्या बीती होगी उन पर। कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर वो कहाँ गईं? 1000 मील से ज्यादा का सफर, वो भी घोड़े पर, तय करके वो कालपी पहुंची। वहां उन्हें पेशवा से कुछ मदद मिली, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। ह्यू रोज पीछे लगा रहा होगा। हाँ, वो कालपी भी पहुंच गया। 22 मई को फिर जोरदार युद्ध हुआ। रानी मतलब बिजली की तरह लड़ी, पर अंग्रेजों ने इस बार अपनी ऊंट सेना का इस्तेमाल किया, और आखिर में कालपी भी हाथ से निकल गया। ओह, इसके बाद रानी और तात्या टोपे ने ग्वालियर पे कब्जा करने की सोची, क्योंकि वहां का जो सिंधिया शासक था वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। अच्छा। और उन्होंने ग्वालियर जीत भी लिया। तो ये तो हुई लड़ाई की बातें, लेकिन ये जो विष्णुपंत गोडसे का लेख है, उससे उनकी शख्सियत का एक अलग ही पहलू सामने आता है ना। बिल्कुल। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि वो सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं थी, बहुत धार्मिक थी। रोज श्री महालक्ष्मी की पूजा और पार्थिव लिंग पूजन, मतलब मिट्टी से शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करती थी। अच्छा। बचपन से ही व्यायाम और घुड़सवारी का नियम था, जो रानी बनकर भी कभी टूटा नहीं। और घोड़ों की परख कमाल की थी। कहते हैं उज्जैन और ग्वालियर के राजा जिन घोड़ों का सही मोल नहीं आंक पाए, रानी ने पहचान लिया और सही कीमत लगा दी। वाह। और प्रशासन कैसा था? प्रशासन में भी उतनी ही कुशल और सख्त। जैसे बलसागर कस्बे में चोरों का आतंक था तो तुरंत दमन किया, लेकिन साथ ही प्रजा का बहुत ख्याल रखती थी। सर्दियों में गरीबों को कंबल बंटवाना, कपड़े देना, ये सब चलता रहता था। और गोडसे जी से बातचीत में उन्होंने इस लड़ाई को 1857 वाली को धर्म युद्ध कहा था। अच्छा, तो ग्वालियर जीतने के बाद क्या हुआ? ह्यूरोज तो शांत बैठने वाला था नहीं? हाँ, वो कहाँ मानने वाला था। वो तेजी से ग्वालियर पहुंचा।
रानी ने शहर के पूर्वी मोर्चे की कमान संभाली। 18 जून 1858 ये आखिरी लड़ाई का दिन था। रानी ने गजब की बहादुरी दिखाई। एक बार तो अंग्रेज सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी, पर लड़ते लड़ते वो घिर गईं। ओ नहीं! पुरुष वेश में थी, घेरा तोड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन उनका जो नया घोड़ा था वो एक नाले पर आकर अड़ गया। बस वहीं दुश्मन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और बुरी तरह घायल कर दिया। और फिर? क्योंकि वो पुरुष वेश में थीं, अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए तुरंत। उनके जो वफादार सेवक थे वो उन्हें उठाकर पास में ही एक गंगादास मठ था, वहां ले गए। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे। और वहीं सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने वीर गति पाई। सिर्फ 23 साल? हाँ, और सेवकों ने वही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कमाल का जीवन, और उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है, हर तरह से। बिल्कुल। भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक न जाने कितने क्रांतिकारियों के लिए वो प्रेरणा बनी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसने तो उनकी कहानी को सचमुच हर भारतीय के दिल में बसा दिया है। सही बात है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, एक कुशल प्रशासक, दृढ़ निश्चयी और अपनी प्रजा का दर्द समझने वाली ऐसी शासक थी वो। उनकी युद्ध भूमि की वीरता के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये जानकर कि वो निजी जीवन में इतनी अनुशासित थीं, धार्मिक थीं, एक कुशल प्रशासक भी थीं, क्या ये उनके नेतृत्व को एक नई और गहरी रोशनी में नहीं दिखाता? सोचने वाली बात है ये तो।